चंद बड़े फनकारों में एक नाम है राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी इसलिए भी हमारे यहाँ बहुत अहम हो जाते हैं फिक्शन की दुनिया में कि जिस वक्त तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर है उसी ज़माने में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन अपने बिल्कुल अलग अंदाज में। उनका अंदाज़, उनका लहजा, उनका किरदारों के जिस तरह से पेशकश का अंदाज़, उनका बर्ताव, इसने सबको चौंका दिया। अमूमन वो पंजाब को लेते हैं, इसलिए कहा जाता है उसके बाद हमारे यहाँ है कि इलाक़ाई अदब को बड़ी खूबी से, जैसे बाद में फिर हमारे यहाँ इलियास अहमद नदवी, गयास अहमद नदवी वगैरह ने अपने एक इलाक़ाई अदब को लेके और ऐसा अदब पेश कर दिया जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। यही हाल राजेंद्र सिंह बेदी का है कि राजेंद्र सिंह बेदी जिस ज़माने में लिख रहे हैं उस वक्त हमारे बहुत बड़े अदीब मौजूद हैं, फिक्शन राइटर्स में। नावल लिखे इन्होंने, अफसाने लिखे, ड्रामे लिखे, फिल्म मेकर रहे। सबसे बड़े ये है कि इनके किरदारों में देखिए तो एक भोलापन, एक मासूमियत, एक शराफत, एक इंसानियत जो तुर्रा इम्तियाज़ हिंदुस्तान का है वो महसूस होता है। और एकदम से हमें याद आ जाता है अल्लामा इक़बाल का वो शेर कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम निशान हमारा। अब तक अगर है बाकी तो क्यों बाकी है? हमारी एक तहजीब है, हमारी एक सकाफ़त है। उन्होंने जैसे उनका नावलेट, उसको नावल कह लें, इस एक चादर मैली सी, तो एक चादर मैली इसमें एक रस्म, रिवाज, इलाक़ाइयत और फिर उसमें एक औरत का कर्म, यानी उसके निसाई पहलू को भी सामने रखे, उस पूरे औरत के कर्म को महसूस करते हुए या उस कर्म में खुद को तहलील करते हुए उन्होंने उस नावल को एक शाहकार नाम, एक चादर मैली सी, जैसे राज कपूर ने कर दिया कमाल कि राम तेरी गंगा में चादर, जो एक सिंबॉलिक वे में हमारे यहाँ है कि खातून के लिए जो इज़्ज़त के है, एहतराम के है, पाकीज़गी का इलामत बन जाती है, उसके साए की इलामत बन जाती है, उसके महफूज हिफाजत के लिहाज से। और यहाँ वही चादर चूँकि पंजाब की एक रस्म थी, शौहर के मरने के बाद किसी से कि कोई ना हो तो उसके बेवा की शादी कर दी जाए, और उस शादी करने के लिए कितने अच्छे तरीके होंगे कि बहुत ढोल नहीं, ताशा नहीं, ढिंडोरा नहीं, और उस पर चादर डाल के उसे ज़ौजियत में कहानी वहाँ से बन नहीं, वरना ये तो एक आम सी कहानी है। असल कहानी जिसके माहिर हैं, कहानी के ताने बाने बुनने को कि माहिर राजेंद्र सिंह बेदी, वहाँ से रहे कि वो उसके साथ हिंदू कर रही शादी हो रही है जिसे उसने अपने देवर को अपने बेटे की तरह माना। शऊरी तौर पर वो कोशिश कर रही है कि उन चीज़ों को, उन एहसासात को, उन जज्बात को, उन तसव्वुरात को, उन ख़यालात को मिटा दे, क्योंकि मजबूर है अपने शौहर की वजह से, अपने सास की वजह से, या ज़माने की वजह से, या अपनी बेटी की वजह से, लेकिन वो भुला नहीं पाती है। और यहीं से पूरे औरत के कर्ब को, मर्द असास माशरे को, और एक तरफ ख़वातीन पर होने वाले जुल्म को इस तरह से सामने रख दिया है कि नतीजा कारी खुद निकाल दे कि सच क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इसी से उसके ऊपर उनके एक तरफ खुद उसका कर्म, फिर उसकी बेटी का कर्म, फिर देवर का कर्म, यानी एक मुसल्लस की शक्ल में एक अलमिए को फनकाराना तौर पर पेश कर दिया, जिसमें सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान सामने आता है। यही उनका बड़ा कमाल है, जिसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है गोपी चंद नारंग साहब ने और शाफ़िया कदवाई ने, जिन लोगों ने भी बेदी पे बेहतरीन काम किया है, वारिस सलवी ने, ये अलग अलग देते हुए कि ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब एक छोटा सा किरदार, जैसे अपने दुख मुझे दे दो कहानी है, एक कहानी में
اب عام طور سے کہ وہ شوہر محسوس بھی نہیں کرنے پاتا ہے اس وقت کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو رٹا ہوا جملہ ہوگا کہ یہ کہہ رہی ہے جو اس کی سہیلیوں نے سکھا دیا ہوگا یا گھر کے خواتین نے کہ ابھی اپنے دل دے. عورت چاہتی ہے، عورت کا یہ ہندوستانی عورت کا یہ خاص وصف ہے کہ اس نے غم کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا کہ کبھی ظاہر نہیں، تکلیفوں کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا کہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی. کسی بھی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، یا کسی بھی عورت کی شکل میں، اس کا یہ ایک انداز یہاں پر کیا ہے کہ وہ سب کی دیکھ ریکھ کر رہی، شوہر کی، ساس کی، سسر کی، دیور کی، نند کی اور تمام معاشرے کی. لیکن اسے کیا ہوتا ہے کہ اینڈ میں اسے بھی ڈھونگ رچنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے، ہم وہ حاصل نہیں کر سکے جس کی ہمیں تمنا تھی. اور یہیں پہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. تمام ان کی کہانیوں کو آپ دیکھ لیجئے. گرہن کہانی کا یہی ہے کہ کس طرح سے سماج اور معاشرے نے رسمیں بنا دی ہیں. رسمیں بنتی ہیں، یقیناً بنتی ہیں، اس کے پس پش کچھ ہوتا ہے کہ ماضی میں اس کے اچھائیاں رکھی گئی ہوں، چاہے پنچایت ہو یا کوئی اور بھی ہو. لیکن جب ہم اس پہ حاوی ہو گئے، یعنی ہمارا ضمیر اس پر حاوی ہو گیا، سیلفنیس آ گئی اور اس کے اوپر سیلف سینٹرڈ ہم ہو گئے، اپنی ذات کو ہم نے ملوث کر لیا، تو وہ تمام رسمیں، وہ تمام رواج، وہ تمام ٹریڈیشن پھر ایک طرح سے استحصال کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس کہانی میں اب ایک دم سے کہانی یاد آ گئی، بہت ہی اچھی کہانی ان کی ہے، لاجونتی. لاجونتی کہانی کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ 1857 میں بہت مصیبتیں اٹھائی. وہ کرب کیسا رہا ہوگا، اس سے سبق لینا چاہیے، اور شاید ہمارے بزرگ سبق نہیں لے سکے. 1947 ایک قیامت سخت جس کو قرۃ العین حیدر اور دیگر بڑے فنکاروں نے پیش کیا. راجندر سنگھ بیدی نے الگ انداز سے، کرشن چند نے ایک الگ انداز سے کہ ہم وحشی ہیں، رامانند ساگر نے ایک الگ انداز سے کہ اور انسان مر گیا ہے، ابراہیم جلیس نے رقص ابلیس کے انداز میں، یعنی الگ الگ فنکاروں نے قرۃ العین حیدر میں آگ کے دریا میں اس کو بالکل اپنے وقت کے انداز سے اس کو پیش کر دیا. انہوں نے پیش کیا کہ دیکھیے، جیسے منٹو نے پیش کیا کہ صاحب تقسیم، اب تو سرحدوں کے آر پار ادھر سے ادھر، یعنی نقل مکانی کے لیے، منتقل ہونے کے لیے کس کا ضرورت؟ اب پیش آ رہی پاگلوں، ایب نارملس. جہاں بیدی بالکل یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ ایب نارمل بھی نہیں، اب یہ کیا لانا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سے بچے، بہت سی عورتیں سرحدوں پر پڑی ہیں، تو جو بے سہارا ہیں، جن کے بھائی، جن کے ماں، جن کے باپ یا ایک دوسرے سے بچھڑ چکے، اپنی فیملی سے، اپنوں سے، انہیں کیوں نہ ملا دیا جائے. بڑا اچھا دونوں طرف سے، سرحدوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہانی یہی کے اوپر ایک نیا موڑ لے لیتی ہے کہ اس کا شوہر بھی سوچتا ہے کہ میں لاجونتی کا کہ میری لاجو جب آئے گی تو اب میں اس کو ماروں گا نہیں، اب میں اسے ڈانٹوں گا نہیں، اب میں اس کے اوپر کوئی تکلیف اسے میں نہیں پہنچاؤں گا، کوئی اذیت نہیں دوں گا. اور ایسا اس کے لیے ہی نہیں، وہ سوچتا ہے کہ کسی عورت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کا کیا قصور ہے، یہ قصور تو ہمارا ہے، یہ جو وقت کا ہے. لیکن جب وہ آ جاتی ہے اور آنے کے بعد گھر میں خوشی خوشی آتی ہے تو وہ سوچتی ہے اب یہاں کے انٹرنل کیفیات، داخلی کیفیات، ہمارے احساسات، جذبات، فیلنگ اور اس نفسیات، جبلت، فطرت، سب کو ایک ساتھ کر دیا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ اب جب میں پہنچوں گی تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنے دن تک میں کس کے ساتھ رہی، کیا کرتا تھا، کیسے پیش آتا تھا، کیا کیا تکلیفیں ہوتی تھی. اسے بھی خیال آتا ہے، لیکن کبھی اس نے اس کو نہیں کیا، بلکہ وہ تمام چیزیں وہ درگزر کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم اسے کیسے، کس طرح سے خوش رکھ سکے. اس نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور جب وہ اسے
खुश रखने में जिन मरहलों को तय करता चला जाता है, फितरी अंदाज में वो औरत उसे कबूल नहीं करने पाती, क्योंकि वो चाहती है कि आज मेरा शौहर तो उसी तरह से आए कि जहाँ नोक झोंक हो, जहाँ तकरार हो। लेकिन इस कहानी में उन्होंने बिल्कुल एक सर दे दिया, ऐसे कि बहुत अच्छी कहानी, इसके इतने डायमेंशन हैं, आप अलग अलग इसको देखिएगा कि हम इसको तफसील से बताएंगे। राजेंद्र सिंह बेदी जैसे फनकार की इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त भी हमारे पास कई बड़े अफसाना निगार मौजूद हैं। खुद रतन सिंह बहुत बड़ा फनकार है, बड़ा भी मौजूद है। और रतन सिंह जब जिन चीज़ों को पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि जब हम उनके सामने राजेंद्र सिंह बेदी का नाम लेते हैं तो वो जैसे खड़े से हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह, हम कहाँ लिख सकते हैं। इकबाल मजीद साहब बात करिए, और इकबाल मजीद भी फौरी कहेंगे कि वाह, कहानी बनाने का, कहानी बरतने का, माहौल को और नए नए ख्यालात को अपने आप में लेने का हुनर तो राजेंद्र सिंह बेदी को आता है। बड़ा अफसाना निगार फिक्शन राइटर काजी अब्दुल सत्तार है। काजी अब्दुल सत्तार से जब गुफ्तगू करते हैं या उनसे बात करते हैं तो वो एतराफ़ करते हैं कि यकीनन बेदी को एक उनका अपना अलग हुनर है। और इसी तरह के जो और बड़े अदीब और फनकार हैं, खुद नाक़दीन भी अपने आए हैं, और तमाम बड़े नाक़दीन इस पर मुत्तफ़िक़ भी हैं, उर्दू के तमाम बड़े नाक़दीन, कि हम वो देखें कि जिस तरह से बेदी ने अपने अहद को, अपने समाज को पेंट कर दिया और ये भी बता दिया कि आने वाला समाज कैसा होगा, आने वाला माशरा कैसा होगा, आने वाला दौर कैसा होगा, घर हमारा कैसे हो, गृहस्थी हमारे कैसे हो, बच्चा कैसे हो, भोला अगर है तो वो कैसे, कहानी रिवायत दर रिवायत सिलसिला कहानी बयान और बयानिया को बिल्कुल अलग करके बता दिया कि नहीं, अब वो कहानी तो सुनाई नहीं जाएगी क्योंकि अब सुबह है, और कहानी तो रात में ही सुनाई जाती है, क्योंकि अगर उसने ज़िद की और कहानी सुन ली तो मामू रास्ता भूल जाएंगे, ट्रेडिशन रिवायत को। और उसके लिहाज से दूसरी तरफ ये कि दिन हमारे लिए ये रोशनी जो है ये कुछ और मुतालबा करती है, अमली जद्दोजहद की। तो कहानी को जितने एंगल से आप बेदी को देखते रहिए या जितने बड़े फनकार को देखते रहिए, उसके लिहाज से हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हमारे अदब में, आज हमारे फिक्शन में बेदी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जिन्होंने कभी भी अदब को अदब के एंगल से, माशरे को माशरे के एंगल से, इस्लाही नुक्ते नज़र से देखा, तासुब से नहीं, तंग नज़री से नहीं, तवहुम परस्ती से नहीं, इलाक़ाइयत से नहीं, लिसानी नुक्ते नज़र से नहीं, जहाँ भी देखा है उसका पहलू उनका मुस्बत पहलू रहा है। हिंदुस्तानियों के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, और ख़ास तौर से उर्दू ज़ुबान के लिए भी। इसलिए हम फ़ख्र करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी पर, और ये सोचते हैं कि ये जश्न मनाते रहें और उनके इत्तबा करते रहें जो उन्होंने उर्दू ज़ुबान व अदब के सिलसिले में हम सब के लिए किया।